नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में काम करने वाले एक ऑफिसर की अपनी बेटी के लिए लड़के की ज़रूरत थी। तलाश थी, इसलिए उनके ऑफिस में कोई आता था या उनकी जानकारी या रिश्तेदार या दोस्त वो सब कहते थे कि भाई एक लड़के की ज़रूरत है। कोई अच्छा लड़का वो हमारी बेटी के लिए तो ज़रूर बताएगा। ऐसे करते-करते दिन बीतने लगते हैं और एक दिन एक आदमी आता है और आकर कहता है कि साहब, एक लड़का है आपके समाज का, आप क्यों ना उसे अपनी बेटी का रिश्ता लगाओ। दरअसल लड़का दिल्ली में पार्किंग का ठेकेदार और अच्छा पैसा कमाता है, घर भी उसका रहन-सहन अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, लड़का देखने वाले में बहुत अच्छा है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मैं उस परिवार के आपकी बेटी के लिए बात चलाना शुरू कर दूँ। अधिकारी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा कमाता है तो खैर रिश्ता जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। अब उस अधिकारी ने अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा तो लड़का देखते ही पसंद आ जाता है। उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है और धूम-धाम से शादी होने के बाद उसे विदा कर देते हैं। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, वक़्त आगे बढ़ने लगता है और उसी प्रकार से उसके बाद लड़के ने जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सहूलियत को देखते हुए, बच्चे होंगे तो उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, इसलिए उसने लखनऊ में एक मकान खरीद लेता है और अपनी पत्नी को वहीं शिफ्ट कर देता है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में भी करवा देता है, लेकिन एक बार घर पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आती है यह तलाशी लेने के लिए, जाँच पड़ताल करने के लिए कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि वो बहुत अमीर था, करोड़पति था। अब उसके बारे में यह पता निकाला जाता है कि वह दिल्ली में कोई पार्किंग का ठेकेदार नहीं बल्कि चोरी करता है। चोरी की बात सुनने के बाद परिवार वालों को तो ये यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस ने जब अपनी जानकारी के हिसाब से बताया कि पिछले 22 सालों से लगातार चोरी कर रहा है, 200 से ज़्यादा मकानों में यानी कि बड़े-बड़े कोठियों और घरों में उसने चोरी की है, तो घरवालों को यकीन नहीं हो रहा था। हालाँकि पकड़ा जाता है, वो पकड़ा कैसे जाता है और उसके पीछे की और आगे की कहानी क्या होती है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आपका भाई आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कल्याण विहार से शुरू होती है और बात कर रहा हूँ जुलाई 2023 की। दरअसल एक बंगला होता है, एक कोठी होती है, तो कोठी कई दिनों से लगातार बंद थी और उस बंद कोठी से चोरी हो जाती है, बहुत सारा सामान चोरी हो जाता है और जिस दिन चोरी हुई थी, ठीक अगले ही दिन उसने कोठी के मालिक आ जाते हैं, पूरा परिवार आ जाता है। जब पूरा घर देखते हैं, देखते-देखते रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। दरअसल वहाँ पर थोड़ा-सा ब्लड भी बहा हुआ था, उसे देखते हैं, देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। पूरे घर में एक-एक चीज़ को देखा जाता है तो भारी मात्रा में उनका सामान गायब हो चुका था। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि साहब हम लोग तो बाहर गए हुए थे, कोठी बंद थी और किसी ने चोरी यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर उत्कर्ष होते हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और टीम से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को अपने स्तर से जाँच करिए और तत्काल प्रभाव से कोशिश करो कि उस चोर को पकड़ा जाए, कि आखिरकार वो चोर है, कौन है? दरअसल चोर को तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब जितने भी आस-पास के ल लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जब उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो एक स्कूटर पर, जिस स्कूटर का नंबर था DL4 NC 8081, इस पर कोई व्यक्ति है, जो संदिग्ध रूप से घूम रहा था, तो पुलिस के लिए और कुछ नहीं मिलता। प्राइम सस्पेक्ट वह स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति होता है। जब वो घूम रहा था, तो घूमते-घूमते साथ ही उसके पास जब वापस आ जाता है, तो भारी मात्रा में सामान होता है और उस सामान को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि शायद यही चोर हो। लेकिन ये बात पूरी पूरी पुख्ता नहीं थी। आखिरकार जो नंबर था 80 केसिस का रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाने के बाद पता चलता है कि विनोद थापा के नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है। आखिरकार पुलिस उस एड्रेस पे पहुंच जाती है, जो एड्रेस लिखा गया था, दरअसल वो रहने वाला था, मूल निवासी नेपाल का था विनोद थापा, लेकिन रह रहा था दिल्ली के अंदर। पुलिस जाती है और उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करती है। वो कहता है कि साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या गलती की है? वो कहती है पुलिस की तुम इस इलाके में, जैसे कल्याण विहार में तुम स्कूटर लेकर घूम रहे थे और हो ना हो चोरी तुमने ही की है। उसने कहा साहब स्कूटर मेरा ज़रूर है, हो सकता है कि स्कूटर कल्याण विहार में गया हो, ज़रूर हो। लेकिन उस स्कूटर को मैं नहीं चलाता बल्कि मेरे जीजाजी हैं जिनका नाम है मनोज चौबे। दरअसल वो चलाते हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर लीजिए। जब मनोज चौबे के बारे में बात की जाती है, पुलिस उस व्यक्ति को देखती है, तो उस व्यक्ति का नाम मनोज चौबे नहीं था। पुलिस के हिसाब से दरअसल उसका नाम कुछ और होता है। लेकिन जब उसके साले ने यह नाम बताया तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। अब उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जाँच पड़ताल करना शुरू किया। आखिरकार देर सवेरे वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उसे पूछताछ तब शुरू होती है, तो उसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है सिद्धार्थनगर, वो वहाँ का निवासी है। जब टीम मामले की जाँच पड़ताल कर रही थी और सामान ज़्यादा मात्रा में हो गया था, उसके उसके पास कुछ पैसे मिले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास मिलते नहीं। आखिरकार पुलिस ने जब यह माल बरामदगी के लिए पता करने की कोशिश की, तो जो उसका मूल गाँव था, उसकी मूल जगह थी सिद्धार्थनगर में, तो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है।
और वहाँ जब जाती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि परिवार के जो लोग थे, जो वहाँ मौके पर मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब मनोज चौबे किसी भी कीमत पर चोरी नहीं कर सकता। वो तो पार्किंग का बहुत अच्छा ठेकेदार है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है। आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ उसका जो शोहरत है, शोहरतगढ़ है, वहाँ उसकी पत्नी के नाम से सिमता लॉज भी बना हुआ है। वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम होती है। बाकायदा नेपाल में उसका होटल भी है और वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम होती है। वो सिद्धार्थ नगर में लीज़ पर दिया गया है। ज़मीन पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसका किराया ही 2 लाख पर मंथ के हिसाब से आता है। फिर पुलिस और बातचीत करती है तो पता चलता है कि अरविंद नगर भजनपुरा दिल्ली के अंदर एक उसका अपना घर है, लखनऊ के अंदर उसका घर है। अब जब इस तरह की बातें आती है तो यह भी बात पता चलती है कि लखनऊ में उसके बच्चे रह रहे हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आती है कि लखनऊ में बच्चे रह रहे हैं तो दिल्ली में कौन रह रहा है? अब दिल्ली में जब बात आती है, दिल्ली में मतलब कि दिल्ली में उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सपना है, लेकिन लखनऊ में उसकी पत्नी जिसका नाम शायद सिमता बताया जाता है, सिमता रहती है। तो पुलिस भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हमने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया। यहाँ तो उसकी अच्छी गाय संपत्ति है, नेपाल भी, यहाँ उसके हॉस्पिटल बना हुआ है, लॉज बना हुआ है, दिल्ली में घर है उसका, लखनऊ में घर है, इतना पैसा और वो चोरी क्या करेगा? इसी तरह की बात थी। अब वो आखिरकार पुलिस जब वहाँ से पूछताछ करके आती है, तो पुलिस ने अपनी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और उच्च अधिकारियों ने जो उससे पूछताछ करना शुरू किया कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है और क्या हुआ। तो उससे पूछा जाता है, तुम क्या काम करते हो? कहते हैं साहब मैं तो ठेकेदारी करता हूँ, पार्किंग का ठेकेदार हूँ। तो उससे पूछा जाता है कि तुम पार्किंग के ठेकेदार कहाँ पर हो, क्या करते हो, कहाँ कहाँ तुमने काम किया? तो वह जब बताने लगता है तो वहाँ जहाँ पुलिस भी वेरीफाई कर रही थी, तो वेरीफाई करने में यह सब गलत पाया जा रहा था, यानी कि वह पार्किंग का ठेकेदार होता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस अपने तरीके से और सख्ती से उससे जब पूछताछ करती है तो मनोज चौबे कहानी सुनाता है। दरअसल बात बताता है कि सिद्धार्थनगर से साल 1997 में से वह दिल्ली आया था और दिल्ली में कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में वो कैंटीन पे काम करने लगता है। एक दिन कैंटीन पे काम कर रहा था और उसे मौके मिल जाता है, वहाँ से कुछ चोरी कर लेता है। तो एक पुलिस स्टेशन से वो कैंटीन होती है और पुलिस स्टेशन की कैंटीन से जब चोरी करता है, किसी की नज़र पड़ जाती है और नज़र पड़ने के बाद वह पुलिस के अधिकारी को बताई जाती है। आखिरकार मनोज चौबे पर एफआई दर्ज कर ली जाती है और एफआई दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये पकड़ा जाता है तो उसने अपना असली नाम मनोज चौबे ने नहीं बताया था, नाम इसने कुछ और ही बता दिया था। आखिरकार वहाँ से छूटता है, छूटने के बाद वह उस कैंटीन पे काम तो कर ही रहा था, हो ही सकता है अब काम क्या करे? उसके दिमाग लगाना शुरू कर देता है, तभी वह सोचता है कि क्यों ना चोरी की जाए, जिसके इल्ज़ाम से वो पकड़ा गया। आखिरकार जब चोरी वाली बात आती है तो उससे उसने कुछ ऐसे घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ऐसी कोठियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो अक्सर बंद रहती थी। उसका कुछ ऐसा अंदाज़ा होता था कि घर के सामने अगर लगातार कई दिनों तक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है तो उसे पता चल जाया करता था कि शायद कोई घर में है ही नहीं। इसलिए न्यूज़पेपर वहाँ से उठकर अपने घर के अंदर तक नहीं जा रहा था। साथ ही वह अंदाज़ा यह लगाता था कि घर में कोई गंदगी जैसे कोई साफ-सफाई ना हो, जाले वगैरह पड़ जाते हैं या फिर घरों में कुछ लोग पेड़-पौधे लगाते हैं, पेड़-पौधों को पानी ना मिलने तो वो सूख जाते हैं। यदि पेड़-पौधों की कटिंग समय पर ना हो तो उसे ही पता चला जाता है कि घर पर कोई है नहीं। या फिर घरों के पास में बड़ी-बड़ी कोठियाँ में जो कुछ लोग बड़े पेड़-पौधे लगाते हैं तो बेल जो होती है वह पूरे घर पर चढ़ जाती है। तो उसने कुछ ऐसे ही अंदाज़ा लगाया करता था और कई इलाके उसने चुन रखे थे। जैसे मॉडल टाउन, रावणिया, अशोक विहार, पीतमपुरा, इस तरह के मोहल्ले को, इस तरह की कॉलोनियों को, साथ ही इस तरह की जगहों को वो निशाना बनाया करता था और वो चोरी करता था। एक चोरी करता था बढ़िया करता था, जिसमें बहुत सारा पैसा मिलता था। पैसा मिला, यहाँ से उठाया, उसने हाथों हाथ सामान को बेचा और बेचने के बाद उसने उसको सामान भी बहुत दूर जाकर बेचता था और वहाँ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया करता था। सब घरवालों को, परिवार वालों को यह पता था कि वह दिल्ली में रहता है और ये काम करता है। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया करता, सब घरवालों, परिवारों को ये पता था कि वो दिल्ली में रह पार्किंग का काम करता है, लेकिन पार्किंग का काम नहीं करता था, बल्कि चोरी करता था और वह भी सिंगल अकेला ही चोरी करता था। उसने कभी अपनी इस चोरी में किसी को भी शामिल नहीं किया। लेकिन अंतिम जो थी इसमें भी पकड़ा जाता है, बताया जाता है कि वो उस घर में जाता है और जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था तो उसके अचानक से चोट लग जाती है और जैसे ही उसको चोट लगती है तो वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। कई घंटे तक वहाँ पर पड़ा रहता है। आखिरकार उसकी जब आँखें खुलती है, देखता है कि यह वो यहाँ बेहोशी की हालत में है, तब भी उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और टाइम इसलिए मिल जाता है क्योंकि वह कोठी बंद थी। अक्सर वह ऐसे घरों को निशाना बनाया करता था जिसमें आराम से जाता था और आराम से बाहर निकल कर आ जाया करता था। जब तक घर के मालिक आया करते थे तब तक वो वक़्त बीत जाया करता था और उस दौर की यह बात है, उस दौर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं होते थे। यदि वह पकड़ा जाता था तो उस घर पर कोई भी ऐसा नाम बदलता था। तो उस पर यह बताया जाता है कि जब पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो उसमें लगभग 9 चोरियाँ में उसका नाम आता है, लेकिन 9 की 9 चोरियाँ उसमें हर बार अपना एक अलग ही नाम बताया था।
पुलिस की जांच पड़ताल में जब यह आया कि उसने एक दिल्ली में शादी कर ली थी, यानी कि दिल्ली में रहने वाली एक नेपाल की लड़की होती है जिसका नाम सपना होता है। उसका भाई वहीं पर रहता है विनोद थापा, उसकी बहन से भी वो शादी कर लेता है और अपने ही घर में, जो दिल्ली वाला घर होता है, वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में जब पुलिस पता करती है, सिंचाई विभाग के एक ऑफिसर की बेटी से वो शादी करता है, बाकायदा अपने बच्चों को लखनऊ में रखता है और लखनऊ के जो नामी ग्रामीण स्कूल होता है वहाँ पर पढ़ा रहा था। जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, वेब पोर्टल पर चलती है, तो उस खबर में साफ साफ लिखा हुआ था कि चोरी करते करते एक इंसान, एक व्यक्ति कैसे करोड़पति बन गया। वो बाकी अपने आप में हैरान करने वाली बात थी, सोचने वाली बात थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है और आपको बताना, जब भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करे तो कम से कम ये वेरीफाई जरूर कर ले कि आखिरकार लड़का करता क्या है और कहाँ रहता है। भले ही चाहे उसे रिश्ते का ज़्यादा दिन लगाना पड़े, ज़्यादा दिन उसके बारे में जानना पड़े, तफ्तीश करना पड़े। यदि इस ज़रूरत को ना करने के बाद शादी हो जाती है और उसके बाद कुछ कमियां निकलती है तो वाकई बहुत तकलीफ होती है। और ये कहानी अपने आप में वाकई बड़ी रोचक थी, दिलचस्प थी, क्योंकि एक व्यक्ति चोरी करता है और वो भी अकेला करता था और अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने घर भेजता था और उसने होटल भी बनाया और अपना नाम भी रोशन कर लिया। जाते जाते आपका भाई प्रवीण कुमार और पवन कुमार को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।